हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये है क्लास नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझते हुए चलेंगे ताकि जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी कवर अप होता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो डेवलपमेंट है, आपका डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत चलेगी, यानी कि वूम्ब टू टोम चलेगी, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलती है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, आपसे ये पूछा है। पहला है समरूपता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रियात्मकता का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिए, वैसे ये जो सिद्धांत है आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना, निरंतरता का सिद्धांत, ये इससे कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, विकास जीवन पर्यंत चल रहा है, निरंतर चलेगा। जब वो निरंतर चलेगा तभी तो वो जीवन पर्यंत चलेगा, गर्भ से लेकर कब्र तक। अब देखिए, गर्भ से कब्र तक चलेगा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब भी उसका डेवलपमेंट होता रहता है और तब उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है जो गर्भवती माँ होती हैं वो कैसा न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको अच्छा न्यूट्रिएंट वाला फूड जो है देना चाहिए। यही रीज़न होता है, क्योंकि गर्भ में जब बच्चा होता है वहाँ पर भी उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं वूम टू टोम चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, डेवलपमेंट की प्रोसेस। अब देखिए, मैंने कहा आपसे कि निरंतर चलती है जीवन पर्यंत, वूम टू टोम्ब, गर्भ से कब्र तक, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं, चाहे आप 20 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, 70 साल के हों, आप जब तक जिंदा हैं ना, तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब आप घर में हैं, आप 60-70 ईयर के भी हो गए हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो हमारा वही है और इंसान कुछ कभी भी सीख सकता है। सीखने की कोई एज नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो यही वाला जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, यही हमारा दर्शाता है कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? सही है पूछा है। ठीक है, बच्चों के बारे में ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों के व्यवहार की अनुभवों की वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है, बच्चों का व्यवहार पूरी तरीके से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जीवन के आरंभिक अनुभवों से ही सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चे का जो व्यवहार है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है, जब तक वो जिंदा है तब तक। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि बच्चे उत्कृष्ट हैं और असभ्य प्राणी के रूप में जन्म ले रहे हैं? और आगे देखिए कितनी नेगेटिव चीज़ लिखी है कि समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि समाज द्वारा दुराचारी ही बनेंगे, क्योंकि सोसाइटी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट देंगे, जैसा माहौल देंगे, वैसा बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है और ये भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है अनुभवों की वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से छोटे आप बोल देंगे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि बच्चे क्रियाशील प्राणी होते हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम और अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है
ये आप भी मानते होंगे कि बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं और वो अपने समाज और संस्कृति से चीज़ें सीखते रहते हैं। साथ में उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि समाज में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उठना बैठना करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और उससे क्या करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, यानी कि नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इसीलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सही है, तो यहाँ पर समाज, संस्कृति, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और इसके बेसिस पर यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। देखिए बच्चे खेल रहे हैं और जो बच्चों का समूह है वो एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय कर रहे हैं। ठीक है, यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। बताइए, पहला है परिवार, दूसरा है मीडिया, तीसरा है सहपाठी, चौथा है धर्म। अब आप में से ना काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका राइट आंसर फैमिली होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर फैमिली यानी कि परिवार नहीं है। अगर आपसे सिंपली ये पूछा होता कि निम्नलिखित में से बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है या फिर बच्चे के सामाजिकरण की प्रमुख एजेंसी कौन सी है, एजेंसी यानी कि संस्थान, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चे के सामाजिकरण का प्रमुख संस्थान कौन सा है और ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप जानते ही हैं प्रमुख संस्थान परिवार होता है, या फिर प्राथमिक संस्थान करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी एजेंसी, तो वो परिवार होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर परिवार नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि खेलते समय बच्चे क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, किस चीज़ का, आधुनिक और जो लोकप्रिय फिल्म हैं। तो ये फिल्में किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, आप जानते हैं ये मीडिया से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंपली पूछेगा कि सोशलाइजेशन जो है बच्चे के यानी कि जो सामाजिकरण है वो कौन सी एजेंसी है, तो आप क्या कहेंगे, प्राथमिक एजेंसी है, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे प्राथमिक एजेंसी फैमिली है, परिवार है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है और परिवार से ही वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बच्चे फिल्म रोल प्ले कर रहे हैं, जो लोकप्रिय फिल्में हैं उसको लेकर के, तो वहाँ पर क्या है, वो मीडिया से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये क्यों कहा कि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार है, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो बहुत कम पूछा जाता है मीडिया वाला, लेकिन सामाजिकरण की प्रमुख एजेंसी कौन सी है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और वो होता है परिवार, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। अब जीन पियाजे सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को मानते हैं ये पूछा है। पहला है पुनर्बलन और सजा, बिल्कुल भी नहीं, जीन पियाजे इसकी बात नहीं करते हैं। पुनर्बलन की बात कौन करते हैं, स्किनर करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, जी बिल्कुल, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय अधिगम करता है, एक्टिव लर्नर हैं, सक्रिय रूप से वो चीज़ों को सीख सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन और अनुकरण, अनुकरण की बात ये नहीं करते हैं, अनुकरण की बात करते हैं बेंड्यूरा, एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो ये पियाजे तो नहीं कहते हैं, इसलिए ये भी हमारा बाहर हो गया। नेक्स्ट है भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है, ये चीज़ जो है ना ये कहते हैं वाइगोत्स्की, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है, ऐसा कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, यहाँ से आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना वो किसी न किसी थ्योरी से रिलेटेड होते हैं और वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, करते हुए चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो भाषात्मक विकास है इसकी बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं,
सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, जिसे हम खोजबीनकर्ता भी कह देते हैं। ठीक है, अब पियाजे एक चीज़ और कहते हैं बच्चों को लेके, क्या कहते हैं वो भी आपको नोट करना है। देखिए, अगर आपने नोट्स लिया है तो नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन हैं, आप लोग नोट्स को देख लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं भी लिया है तो आप नोट्स बना सकते हैं क्लासेस की हेल्प से। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट, उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, जीन पियाजे कहते हैं बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। लिख लीजिए, बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बना हुआ है, ठीक है, कि ये किसने कहा, और ऑप्शन दे देगा पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, बेंडूरा। तो आपको ध्यान रखना है ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ले वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ले वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है, यानी कि किस चीज़ का समर्थन वो नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला है परीक्षा के लिए अधिगम, यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी परीक्षा ले सकें, तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नॉट, नहीं। अदर ऑप्शन देखेंगे, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। संकल्पनात्मक समझ, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, बच्चों को समझाना, ना कि रटवाना, इसकी बात भी ये करते हैं। नेक्स्ट है अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि जो बच्चे के अनुभव हैं, बच्चे के जो एक्सपीरियंस हैं, उसको भी आप अधिगम की प्रोसेस के दौरान इंक्लूड करेंगे, ऐसा भी वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ये नहीं कहते कि आप परीक्षा के लिए बच्चों का अधिगम करवाएंगे, यानी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं, जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन ऊपर आया था और मैंने आपको बोला था ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अभी ये घुमा करके आपसे पूछ दिया है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो चीज़ सोचते हैं, जिस चीज़ का चिंतन करते हैं और जो व्यवहार करते हैं, वो किस तरीके से अर्जित करते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना, किसी बच्चे का जो बिहेवियर है हम कहते हैं बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लग रहा है। किसी बच्चे के बिहेवियर को हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर ये जो बिहेवियर है, ये कहाँ से विकसित होता है, कहाँ से बच्चा इन चीज़ों को सीखता है, ये आपसे पूछा है। और इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें बच्चा सीखता है अपने समाज से, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, यानी कि समाज में लोगों के साथ बातचीत करके। इसीलिए ये कहते हैं कि बच्चों को आप जैसे समाज में रखेंगे, बच्चा वैसी चीज़ें सीख जाएगा। सपोज़ करिए एक बच्चा है जो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर उससे बड़े जो लोग हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए बात करते हैं। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोनों जो बच्चे हैं ना, उनका बिहेवियर बहुत अलग होगा। एक बच्चा ऐसा होगा जो लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, और एक बच्चा ऐसा होगा जो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानता ही नहीं होगा। अब इसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष है एनवायरनमेंट का, माहौल का। आप बच्चे को जैसा माहौल दे रहे हैं, बच्चा वैसा सीख रहा है। तो ऐसा कहते हैं ले वाइगोत्स्की कि बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है सीखते हैं, समाज में इंटरेक्शन करके, लोगों के साथ बातचीत करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी निष्क्रिय होकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। उद्दीपन नहीं, पुनर्बलन नहीं, इन चीज़ों की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किस में सही वर्णित है, बताइए। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा है मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, ये इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऐसे नैतिक सिद्धांत जो सभी के लिए एक समान हो और संपूर्ण मानवता उसको मानेगी, वैलिड होगा। तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है बिना भेदभाव के, और ये माना जाता है कि बच्चे सक्रिय अधिगमकर्ता हैं, एक्टिव लर्नर हैं, बच्चे चीज़ों को सीख सकते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में कही जाती हैं।
तो आपसे पूछा है कि ये जो है बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। पहला है, ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। ऐसा नहीं मानते कि बच्चे बहुत ज़्यादा उच्च नैतिकता वाले हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे क्या हैं, कोरी पट्टी यानी कि रिक्त स्लेट हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल। क्या कहते हैं, एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल मतलब होता है खाली बर्तन। बच्चे खाली बर्तन हैं, बच्चों को कुछ नहीं आता है, बच्चों का दिमाग एकदम ब्लैंक है, ऐसा ये नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु वयस्क जिनकी सोचने समझने की शक्ति वयस्क से कम होती है। ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चे जो हैं क्या है, सोचने समझने की शक्ति उनकी कम होगी वयस्क से, ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या कहा जाता है बच्चों के प्रति, देखिए कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी हैं और अपने आसपास को खोज, अन्वेषण और करके जानना चाहते हैं। अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, ये ध्यान रखना है। जिज्ञासु मतलब हो गया क्यूरियस, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की। जैसे आप बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं बचपन में, तो बच्चों के मन में ना क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि अब इस स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा, अब आगे क्या होगा। तो वो ध्यान लगाकर सुनते हैं एंड तक कि एंड में इस स्टोरी में हुआ क्या। ये चीज़ जानने की उनके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, और अपने आसपास क्या करते हैं, खोजबीन कर सकते हैं और चीज़ों को करके सीखते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत, आपने देखा होगा, बहुत चुलबुले होते हैं। वो हर टाइम कुछ ना कुछ करना पसंद करते हैं, वो खाली बैठना अच्छा उन्हें नहीं लगता है। और वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा, अगर बच्चा ट्रैवल कर रहा है, उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, तो उसको लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर वो जिसके साथ भी ट्रैवल कर रहा होगा, अपने पेरेंट्स के साथ, उनसे पूछता है अपने पेरेंट्स से कि ये देखो, ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ही बच्चे को क्यूरियस बनाती हैं, जिज्ञासु बनाती हैं। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो जिज्ञासु होता ही है। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा जो है इस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। देखिए, ये जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं। हार्वर्ड गार्डनर बेसिकली कौन है, पहले इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं थोड़ा सा। हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, इसीलिए बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक बुद्धि होती है जो उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए गाना आप सभी को आता है ना, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, दुनिया में जितने लोग हैं सबको गाना आता है। लेकिन एक सिंगर जैसे अरिजीत सिंह हैं, जैसे अरिजीत सिंह गाते हैं, क्या हम सब भी वैसे गा सकते हैं? नहीं गा सकते। वो जिस तरीके से गाते हैं वो उनके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि उनकी पहचान है, वो सिंगर हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक बुद्धि ज़रूर होती है। अब वो सिंगर हैं तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी होती है, कहते हैं, ये कहते हैं उनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस की पावर अच्छी होती है। ठीक है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीतमय बुद्धि, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने जो 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी, इन्होंने बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस उसको यूनिक बनाती है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा सही है बुद्धि के प्रकार के लिए। पहला है चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ। दूसरा है कसरती रचनात्मक अभिव्यक्तशील। तीसरा है व्यावसायिक विश्लेषक रचनात्मक। तीसरा है अंतर्वैयक्तिक प्रकृतिवादी एंड शारीरिक रूप से क्रियाशील। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो बुद्धि हैं 3 प्रकार की वो बिल्कुल सही लिखी हैं, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने ही दी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4th ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है और शारीरिक रूप से क्रियाशील होने की बुद्धि है, इन तीनों की बात हार्वर्ड गार्डनर ने करी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एक एक ऐसे हैं जिनकी बात इन्होंने नहीं करी है। चिकित्सक की करी है, जीव विज्ञानी करी है, बाकी यहाँ पर इनकी नहीं करी है जो भी दिए हैं। ठीक है,
फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 प्रकार की बुद्धि आप देख रहे हैं इनके बारे में हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं। अब ये जो प्रकृतिवादी बुद्धि है ये किसके अंदर अच्छी होगी? जिसका प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, जिसको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। जैसे जूलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनोलॉजिस्ट होते हैं, वो सभी क्या हैं? हमारे प्रकृतिवादी के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है, ऊपर क्वेश्चन आ गया था। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको ट्रिक के साथ बता देती हूँ, नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है अब वो लोग ध्यान से सुने। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। SCL ये याद करने की ट्रिक है। अब ये SCL क्या है? S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है? ऑप्शन में आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावलोव, स्किनर। तो आपको ध्यान रखना है वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो SCL याद रख लेंगे, ट्रिक है, 3 चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी। तो बस आपका ये आंसर भी बन जाएगा यहाँ से। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या करती है? पहला है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो इसको महत्व देते हैं, ये कहते हैं कि भाषा अच्छी है, ठीक है, इसको महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है बाधा डालती है, तो ये ऑप्शन बाहर। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से अलग है कहने का मतलब है। स्वतंत्र मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, अलग होना, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये जो भाषा होती है ये संज्ञानात्मक विकास में क्या करती है? हेल्प करती है, सुसहायक होती है। अब ये संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है फ्रेंड्स हमारे दिमाग का विकास। जैसे ही आपको कहीं पर संज्ञान वर्ड दिखता है ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो संज्ञान है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ भी कॉग्निटिव या कॉग्निशन दिख जाए इंग्लिश में, तो आप सीधे आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं ना, वाइगोत्स्की कहते हैं सबसे पहले बच्चा भाषा को सीखता है और इसके थ्रू बच्चा क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चे का। यानी कि सबसे पहले बच्चा भाषा को सीखता है और भाषा से बच्चे के दिमाग का विकास होता है। ऐसा कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है संज्ञानात्मक विकास में भाषा क्या है? सुसहायक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा? देखिए जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है? जेंडर बायसनेस, या इसको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जैसे कभी कभी टीचर भी क्लासरूम में भेदभाव कर देते हैं। जैसे कहते हैं जैसे क्लासरूम में कोई कंपटीशन हो रहा है, म्यूज़िक का कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पर वो जो है सिर्फ गर्ल्स को चूज़ करते हैं कि गर्ल्स गाने में अच्छी हैं क्योंकि बॉयज़ गाना अच्छा नहीं गाते हैं। ऐसी सोच होती है टीचर की, कुछ टीचर्स की, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। ठीक है, कि बॉयज़ कभी गाना नहीं गाते हैं क्या? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अरिजीत सिंह का, वो गर्ल थोड़ी है, वो भी तो बॉय है ना, लेकिन गाना गाते हैं। तो ये इंसान की मेंटेलिटी होती है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में किसी न किसी रूप में भेदभाव किया ही जाता है। तो अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए टीचर को, तो बताइए कौन सा नहीं करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता को जो दर्शा रहा होगा वही वाला नहीं करना चाहिए। पहला है एक समान लिंग के समूह बनाना और लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। बस यही हमें आंसर मिल गया। यहीं पर क्या हो रहा है? जेंडर बायसनेस हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है? भेदभाव किया जा रहा है लड़के और लड़कियों में। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखिए ग्रुप बनाए जा रहे हैं, लड़कों के अलग ग्रुप बन रहे हैं, लड़कियों के अलग ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप यानी कि समूह बन रहे हैं। ठीक है, और दोनों को अलग अलग कार्य दिया जा रहा है, पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, यानी कि लड़कों को अलग काम देना और लड़कियों को अलग काम देना। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में आ गया है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों में भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक समान नज़र से देखना है, स्कूल के अंदर भी स्कूल के बाहर भी, सभी जगह। ठीक है,
ऐसा नहीं करना है कि ये लड़के हैं तो हम इनको हार्ड वर्क देंगे, लड़कियां हैं तो हम इन्हें हार्ड वर्क नहीं देंगे, लड़कियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, लड़कियां जल्दी रो जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब आपका जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। और ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में ही शो हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना, ये तो ठीक है। जेंडर एक सामाजिक निमित्त है, इस पर चर्चा करना, बिल्कुल। जेंडर समतुल्यता काली भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला हमारा नेगेटिव है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि जुलाई में आई थी, ठीक है, इसके द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं, यानी कि इनमें से कौन कौन सी विधियों की ये बात करते हैं। पहला है भूमिका अदा करना, बिल्कुल सही, मतलब होता है रोल प्ले करना। बच्चों को कहा जाता है कि आप रोल प्ले करो, ठीक है, क्योंकि रोल प्ले करके बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दूसरा है समूह कार्य करना, इसको भी ये बढ़ावा देते हैं। बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ दो कहते हैं, ताकि बच्चे ग्रुप में रहना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बनाना, ये भी सही है। और उसके बाद है परियोजना, प्रोजेक्ट। परियोजना मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क। बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाए किसी ना किसी टॉपिक पर, इससे बच्चे उस टॉपिक को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को ये महत्व देते हैं बेसिकली। अब आप लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो चलिए पोर्टफोलियो को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है ना, इससे आपका सिंगल क्वेश्चन भी बनता है। अभी तो ये इसके अंदर डाल दिया इन्होंने NEP 2020 के अंदर, लेकिन इससे सिंगल क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। और ये आपका CDP में ही नहीं, बल्कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, साइंस, SST सभी में इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पोर्टफोलियो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर बच्चे का अलग अलग बनाया जाता है। स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं ना, सभी की एक अलग अलग फाइल बनती है। आप इस तरीके से समझिए, अलग अलग फाइल बनती है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करी जाती हैं। जिस दिन बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, उस दिन से लेकर जब तक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तब तक बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ उस फाइल में नोट डाउन करी जाती हैं। बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, स्कूल में जब कोई कंपटीशन वगैरह होता है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, जब स्कूल में कोई स्पोर्ट्स वगैरह होता है वहाँ पर वो कैसा है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो एग्ज़ाम में कैसा है, वो लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करता है, यानी कि उसका ओवरऑल हम कह सकते हैं बिहेवियर उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। और ये हर बच्चे का अलग अलग बनता है। इससे क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, तो देखिए ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे के बारे में हम ये प्रिडिक्शन कर पाएँ, ये भविष्यवाणी कर पाएँ कि बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा, मतलब आगे चलकर वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, किस डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज़ का पता लगाने के लिए हर बच्चे की एक एक फाइल बनती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, और NEP 2020 इसको बढ़ावा देती है। बस अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि ये पोर्टफोलियो क्या है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें दिया है A, B, C और D, ये चारों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, ये जो मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, बच्चे की पहली भाषा हम इसको कहते हैं। पहली भाषा कहने का मतलब है जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद बच्चा जिस भी फैमिली में रह रहा है, उस फैमिली में जिस लैंग्वेज में लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी लैंग्वेज को बच्चा सुनता है और धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। तो वो जो पहली लैंग्वेज होती है ना, उसके घर में बोली जाती है, उसी को हम कहते हैं बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि प्रथम भाषा, और उसे हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग भी कहते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, अगर बच्चे मातृभाषा में स्कूल में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें डांटेंगे, बच्चों को अपनी मातृभाषा में स्कूल में बातचीत करने देनी है, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है। अब ऑप्शन देखिए, पहला है स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का प्रयोग निर्धारित कर देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ एक लैंग्वेज फिक्स कर दे रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो इसी लैंग्वेज में वो बोलेगा, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, उसे सिर्फ अपने घर की लैंग्वेज बोलनी आती है, तो जब वो स्कूल आ रहा है तो उसे उस लैंग्वेज में बातचीत करने दो, अदरवाइज़ बच्चा डरने लगेगा, वो स्कूल जाना पसंद ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है कि स्कूल को
सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति को अपनाना चाहिए, यानी कि हर बच्चे की जो घर की भाषा है, मातृभाषा है, उसको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि देखिए हर बच्चे की ना घर की भाषा अलग अलग हो सकती है। किसी बच्चे की हिंदी हो सकती है, किसी बच्चे की कन्नड़ हो सकती है, किसी की मलयालम हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है। तो हर बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होती है और स्कूल में सभी बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन और तर्क है, कारण इसको कह सकते हैं। एक कथन दिया है और उसका कारण दिया है, आपको बताना है ये सही है या फिर नहीं है। पहला है कथन, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है कथन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक टीचर हैं वो बच्चों की संस्कृति और बच्चों के समाज को क्या करेंगे, प्रधानता देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और उसके रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ एक उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को भी वो अपनाएंगे। कारण है, विद्यालयों को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। देखिए ये नहीं होने की वजह से ये कारण यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता हर बच्चे में पाई जाती है। हर बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होता है और हर किसी के सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। एक बच्चा है जिसको आप कोई कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ाते हैं उसको समझ में आ जाता है, वहीं एक बच्चा है उसको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसे 2 या 3 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो सीखने की एबिलिटी है ये हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार बिना भेदभाव के शिक्षा देना है। और यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, जहाँ पर सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों को उनके एज के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा 2nd क्लास में है तो उसे आप 2nd क्लास की चीज़ें पढ़ाएंगे, ना कि 4th क्लास की चीज़ें। अगर आप 4th क्लास की चीज़ें पढ़ाने लग गए तो उसे समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो हर बच्चे की ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इस पर गौर नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए ये कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो हम कहेंगे कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। अब देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। और ये कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों गलत नहीं हैं, क्योंकि कथन ए बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जहाँ पर लिखा है ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे एग्ज़ाम होने तक। आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। हिंदी पेडागोजी भी आपकी चल रही है और मैंने आप लोगों को बोला था कल टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट दी थी कि हमारी जो क्लासेस है ना हिंदी पेडागोजी, अब हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। यानी कि जैसे अभी तक हमारी 30 मिनट की क्लास चल रही थी, तो अब उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर अप हो सके, क्योंकि उसके बाद हमको और सब्जेक्ट भी करने हैं, ठीक है। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि अदर सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होंगे, तो क्लासेस थोड़ा सा लंबी करेंगे हम कल से, ताकि जो सिलेबस है आपका फटाफट कवर अप हो सके और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में हम कुछ टॉपिक छोड़ देंगे या बिना समझते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, लेकिन क्लासेस थोड़ा सा लॉन्ग आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए आपने चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। कल हम हिंदी पेडागोजी की क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं हमने डेज़ को डिवाइड किया हुआ है वीकली। और सारी अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।